विधवा मधुमती को दमे की बीमारी हुई तो उसका इकलौता बेटा पंकज भी उसके साथ चौधरी के घर काम करने लगा। एक दिन चौधरी का बेटा नशे में धुत एक शरीफ लड़की को पकड़कर ले आया तो पंकज की उससे हाथापाई हो गई। लड़की चौधरी के बेटे पर गोली चलाकर भाग गई और सारा इल्ज़ाम पंकज पर आ गया। पुलिस वाले बूढ़ी मधुमती से बोले कि हमें 10 लाख दो, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। बूढ़ी माँ बेटे की खातिर दर दर की ठोकरें खाने लगी मगर पैसे जमा न हो सके। अगले दिन पंकज को फांसी थी। अचानक बूढ़ी मधुमती भागती हुई आई और बोली। मधुमती की शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे जब उसके सर से उसके पति का साया छीन गया। मधुमती का पति रिक्शा ड्राइवर था। घर वापस लौट रहा था कि एक बड़ी गाड़ी से टक्कर हो गई। हालांकि गलती गाड़ी वाले की थी। वो स्पीड में ये देखते हुए भी कि रिक्शा आ रहा है फिर भी ड्राइव करते हुए आगे बढ़ा था, मगर सारी गलती रिक्शे वाले पर डालकर खुद की जान छुड़ा ली थी। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा था मगर मधुमती और उसके बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मधुमती घर में अपने पति की राह देख रही थी कि आज पति को आने में देर हो गई। उसने अपने पति का मनपसंद मटर पुलाव बनाया था। उसका 1 साल का बेटा उसके पास ही बैठा ज़मीन में खेल रहा था कि जब गली में एम्बुलेंस की आवाज़ आई। कुछ ही देर बाद उसे उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उस पर तो कयामत टूट पड़ी थी जब 2 लोगों ने मधुमती के पति की लाश लाकर आंगन में रखी थी। अपने पति को जख्मी हालत में मरा हुआ देखकर तो जैसे उसका अपना दिल भी सीने में ही रुकने लगा था। वो चीख मार कर बेहोश हो चुकी थी। यही प्रार्थना करती रही कि भगवान करे ये सब कुछ सपना हो, हकीकत ना हो। मगर उसका जवान जहान पति उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुका था। आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार उसे तसल्लियाँ देने के लिए मौजूद थे। हर कोई मधुमती और उसके बच्चे पर तरस खा रहा था। यही शब्द हर एक के मुंह से निकल रहे थे कि बेचारी मधुमती पहले तो मैके में अपनी सौतेली माँ और बहन भाइयों के जुल्म सहती रही। बाप तो इसका पहले ही इसे छोड़कर जा चुका था, ना इसे वहां से कोई जायदाद मिली। ले सौतेली माँ ने भी सर से बोझ उतारने के लिए इतनी दूर बेचारी को ब्याह दिया। और अब जब शादी के बाद थोड़ा बहुत सुकून से वक्त गुजरने लगा, खुशियां जिंदगी में आईं तो वो भी अब सब खत्म होकर रह गईं। मधुमती पति की अर्थी के पास बैठी अपने बच्चे को सीने से लगाए सिसक सिसक कर रो रही थी। मासूम बच्चा बार बार अपने पिता को बुला रहा था मगर उसे कहाँ पता था कि उसके पिता हमेशा हमेशा के लिए सो चुके हैं, अब कभी दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। मधुमती के पति की अर्थी भी उठ चुकी थी मगर अभी तक उसके मायके से कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आया था। 3 दिन बाद उसके मायके से उसकी सौतेली माँ और भाई आए थे जो कुछ घंटे बैठने के बाद वापस चले गए। किसी ने झूठे मुंह भी मधुमती से ये नहीं कहा था कि तुम हमारे साथ चलो या कुछ दिनों बाद हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। मोहल्ले वालों ने पैसे जमा करके राशन मधुमती के घर पर डाल दिया मगर इसके बाद तो हर औरत आकर मधुमती को यही सलाह देती कि हमारी मानो तो या तो अपने मायके चली जाओ या फिर कोई काम काज करके अपना खर्च चलाने के लगो। हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का पेट भर सकें। इतना तो अंदाज़ा मधुमती लगा ही चुकी थी कि जब अपने ही साथ ना दें तो पराए लोग आखिर कब तक हम घर का चूल्हा जलाएंगे। वो पढ़ी लिखी ना थी, कम उम्र में शादी हुई थी। अभी भी उसकी उम्र 20 साल ही थी और गोद में मासूम बच्चा जिसका नाम पंकज था वो अलग अपने बाप की याद में बुखार से तप रहा था। जब तक घर में मौजूद जमा पूंजी चलती रही तब तक तो मधुमती घर में रही, मगर जब घर में राशन खत्म होने लगा तो उसने सोचा कि वो कोई ना कोई काम करेगी। उसने अपने छोटे बच्चे को उठाया और 1-2 घरों में काम मांगने के लिए चली गई, मगर किसी ने भी उसे काम पे नहीं रखा था। उस दिन मधुमती को काम तो ना मिला मगर पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि मधुमती का पति अभी मरा है और ये बाहर गलियों में घूमती है। हाय हाय, इसे तो अपने पति से कोई प्यार और लगाव ही ना था। देखो तो पति को मरे हुए अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा और ये महारानी कैसे गलियों में फिर रही हैं। हमें तो इसका चरित्र ही ठीक नहीं लगता है। शायद इसी की हरकतों की वजह से इसका पति मारा गया, वगैरह वगैरह। ऐसी कई अफवाहें मधुमती तक पहुंची थी मगर वो क्या करती। आखिर लोग ये क्यों नहीं समझते कि भूख इंसान से कुछ भी करवा लेती है। खैर उसने सबकी बातों को अनदेखा किया और गांव में मौजूद ईंटों के भट्टों पर काम करने लगी। वहां पर काम करने वाली कई मजदूर औरतें थीं। उनके साथ मिलकर काम करते हुए अभी उसे 1 हफ्ता ही हुआ था कि गांव के बड़े बूढ़े उसके दरवाजे पर पहुंच गए और मधुमती से कहने लगे, तुम क्या सब कुछ भूल चुकी हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कर रही हो वो सही है? तुम्हारे पति को मरे हुए अभी 1 महीना हुआ है और तुम बाहर निकल कर काम भट्टे पर काम कर रही हो। यह सुनकर मधुमती रोने लगी थी। कहने लगी कि मैं क्या करूं, मेरा बच्चा छोटा है, मेरे लिए और मेरे कई तरह के खर्चे हैं। मेरे खर्च अब मुझे ही उठाने हैं, किसी तीसरे को नहीं। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए मैंने घर से बाहर मजबूरी में कदम उठाया है ताकि अपना और अपने बच्चे का पेट पाल सकूं। आखिर इसमें बुराई क्या है? इस बारे में मधुमती ने एक पंडित जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम घूंघट में रहते हुए अपना और अपने बच्चे का पेट पालने की खातिर नौकरी कर सकती हो। ये सुनकर मधुमती ने गहरी सांस ली थी। हमारा धर्म तो हम पर सख्तियां नहीं करता, हमारे लिए हदें कायम की गई हैं और हर तरह की आसानियां पैदा करके दी गई हैं, मगर ये लोग न जाने क्यों इल्ज़ाम लगाने आ जाते हैं।
भट्टे पर काम करते करते एक अरसा गुजर चुका था, मगर जब वहाँ पर काम करने वाले मर्दों को जब पता चला कि मधुमती विधवा है और इसके घर में कोई मर्द नहीं है, तो वो उसे गंदी नज़रों से देखने लगे थे। उसे देखकर अजीब अजीब तरह की बातें करने लगे थे, उसके बारे में आपस में बातें करके हंसने लगते। वो पूरी तरह उससे खुद को ढकने की कोशिश करती, मगर इसके बावजूद लोग उसे घूर घूर कर देखते थे, जैसे उसकी आत्मा तक को निगल जाएंगे। कई दिन तक तो अपने बच्चे को अपने साथ लिए मधुमती वहां जाती रही, लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने वहां पर जाना ही छोड़ दिया। गांव में चौधरी की हवेली में काम वाली की जरूरत थी। मधुमती ने वहां पर जाकर काम करने के लिए कहा तो मालिक ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि तुम्हारा बेटा हमारे इस घर में नहीं आएगा। मधुमती ने अपने मासूम 3 साल के बच्चे को देखा तो सोच में पड़ गई। उसके तो स्कूल जाने की भी उम्र हो चुकी थी। उसने चौधरी की पत्नी से वादा किया कि मेरा बेटा इस घर में नहीं आएगा। मधुमती ने सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाया। जब तक बच्चे की छुट्टी होती तब तक वो मालकिन की हवेली के काम निपटा लिया करती। यूं उसकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी थी। उसने दिन रात एक करके अपने बच्चे को पालना पोसना शुरू कर दिया। आखिरकार पंकज उसके पति की आखिरी निशानी थी और उसका सहारा था। वो अक्सर अपने बच्चे का माथा चूम चूम कर सोचा करती कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मुझे कमा कर देगा, मेरा सहारा बनेगा और फिर मुझे यूं घर घर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सुकून से घर पर बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। भट्टे में आग के पास काम करने की वजह से, धुएं की वजह से मधुमती की सेहत पर काफ़ी असर हो चुका था। उस वक्त उसकी तबीयत ठीक थी, मगर अब धीरे धीरे उससे दमे की भी शिकायत होने लगी थी। अक्सर काम करते हुए हाँफने लगती, उसे दमे के दौरे पड़ने लगते। वो दवाइयाँ भी ले रही थी, मगर डॉक्टर ने साफ कहा था कि वो ज़्यादा कामकाज करना बंद कर दे, क्योंकि इससे उसकी जान जाने का भी खतरा है। उसकी सांस की नलियाँ काफ़ी तंग हो चुकी हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। मधुमती ने डॉक्टर की बात सुनकर अनदेखा कर दिया और कहने लगी कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरा बच्चा कैसे अपनी ज़रूरत को पूरा करेगा। पंकज को भी अपनी माँ का एहसास था। उसे जब अपनी माँ की सेहत का पता चला तो उसने कहा कि माँ, आप चिंता मत करें, आज के बाद मैं भी काम किया करूँगा। बस मालकिन से अनुमति ले ले कि मैं भी उनके घर में काम करूं। जब मधुमती ने यह सुना तो उसने तड़प कर अपने बच्चे को मना कर दिया। कहने लगी कि बिल्कुल नहीं, तू मेरा राजा बेटा है, मैं तो तुझे बड़ा अफसर बनते हुए देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू लोगों के घरों में नौकरियां करता फिरे, मैं हूं ना नौकरी करने के लिए। मगर पंकज ना माना, कहने लगा कि वो भी काम करेगा, क्योंकि अभी हम दोनों को पैसे की ज़रूरत है और मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। मजबूरी में ही सही, मगर मधुमती मान गई। अगले दिन उसने मालकिन से बात की तो घर में एक माली की ज़रूरत थी, इसलिए पंकज को भी रख लिया गया। पंकज की उम्र उस वक्त 16 साल थी। इस घर में मालकिन के अलावा चौधरी और चौधरी का एक इकलौता बेटा भी था, जो लाड प्यार की वजह से कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया था। हर वक्त घर में गानों की आवाज़ें आती रहती। वो अपने आवारा दोस्तों को भी घर ले आता। चौधरी तो अक्सर अपने डेरे या पर दूसरे शहर के लिए काम के सिलसिले में होता था। वो अपने बाप के सामने तो इस तरह की हरकतें ना करता, क्योंकि वो अपने बाप से काफ़ी डरा करता था। मगर मालकिन ने उसे खुली छूट दे रखी थी। वो उसे किसी भी तरह से किसी भी बात से मना नहीं करती थी। एक दिन पंकज पौधों की काट छाट कर रहा था जब मालकिन का बेटा आकर बगीचे में बैठ गया। अपने मिट्टी से सने हुए जूते उसने मेज पर टांग चढ़ाकर रखे और मोबाइल पर गाने चलाकर सुनने लगा। एक नज़र उसने 16 साल के पंकज को देखा और फिर अपने गंदे जूतों को पकड़ पंकज को आवाज़ देकर कहने लगा कि ए लड़के, इधर आ, मेरे जूते साफ कर दे। पंकज ने जब ये सुना तो एक पल को रुका था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे घर के कामों से मना कर रखा था। सिर्फ ये कहा था कि वो पौधों को पानी दिया करे, उनकी देखभाल किया करे। पंकज को ऐसा खड़े देखकर वो गुस्से से बोला, अबे नौकर, क्या खड़ा देख रहा है? सुना नहीं मैंने क्या कहा? आकर मेरे जूते साफ कर। पंकज से आज तक किसी ने भी इस लहजे में बात नहीं की थी, मगर उसकी मजबूरी थी। उसने अपने कंधे पर रखे हुए रुमाल से चौधरी के बेटे के जूते साफ करना शुरू कर दिए। जब जूते साफ हो गए तो अपना वही पैर उसने पंकज के सीने पर मारा और कहने लगा कि जा, दफा हो जा यहाँ से, अपनी शक्ल गुम कर। वो बहुत ही बदतमीज था। पंकज को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से घूर घूर कर चौधरी के बेटे को देखने लगा। चौधरी का बेटा भी उसी अपनी तरफ घूरते हुए देखकर खड़ा हो गया। कहने लगा, अबे ओए, तेरी इतनी हिम्मत जो तुझे मुझे घूर घूर कर देखे? मैं मालिक हूँ यहाँ का। इस पूरे एरिया में मेरे पापा का राज चलता है और तू मुझे माथे पर बल डालकर देख रहा है। इससे पहले कि वो पंकज पर हाथ उठाता, वहां पर मधुमती भागकर आई और आकर चौधरी के बेटे के सामने हाथ जोड़ दिए कि इसे कुछ मत कहो, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये तो बच्चा है, यहाँ पर नया है, इसे इन सब कामों की आदत नहीं है। आपको जो काम कहना है मुझसे कह दे, मैं कर देती हूँ। बड़ी मुश्किल से मधुमती ने मामला निपटाया था, जबकि पंकज जो उसे घूर घूर कर देख रहा था, उसके कपड़ों पर यूं ही मिट्टी लगे हुए जूते का दाग लग चुका था, जिसे साफ करने की कोशिश की गई, मगर वो पक्का हो चुका था। खैर, इसके बाद तो पंकज और चौधरी के बेटे अधिराज के बीच कोई खास संबंध नहीं रहा था। पंकज के दिल में चौधरी के बेटे के लिए बहुत नफरत थी, जबकि वहीं अधिराज भी पंकज को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था।
वक्त ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। पंकज की उम्र उस वक्त 18 साल हो चुकी थी। मधुमती पहले जैसे कामकाज नहीं कर पाती थी। उस दिन उसकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए पंकज ने माँ को घर पर ही छोड़ा और खुद वो चौधरी की हवेली में काम करने के लिए आ गया। आज उसकी 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया था। वो अच्छे नंबरों से पास हो गया था, इसलिए सोच चुका था कि अब अपने लिए कोई छोटी मोटी नौकरी भी ढूंढ लेगा। वो दोबारा यहाँ पर माली की नौकरी करने के लिए नहीं आएगा। इसी के साथ साथ वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। उस वक्त वो पौधे की काट छांट में लगा था कि जब अधिराज घर में दाखिल हुआ। पंकज अपने काम में मगन था कि तभी उसे एक लड़की के रोने की आवाज आई। अधिराज उस लड़की को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा था। ये देखकर पंकज ने फौरन पलटकर उस तरफ देखा। उसे तो हैरत का झटका लगा था, क्योंकि उस लड़की ने मुंह बंद कर रखा था। वो लड़की रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मगर अधिराज लड़खड़ाते हुए, अटकता हुआ, बड़बड़ाता उसे अपने घर के अंदर ले जा रहा था। कहने लगा कि बहुत ज्यादा अकड़ है ना तुझमें, तुझे बताऊंगा कि आखिर अधिराज चौधरी किस बला का नाम है। जब तेरी सारी अकड़ निकलेगी ना, तब मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। पंकज गुस्से से आगे बढ़ा और उस लड़की का हाथ अधिराज से छुड़वाया। यूं बीच में पंकज का दखल देखकर तो अधिराज का पारा हाई हो चुका था। कहने लगा, अबे क्या है, तू बीच में क्यों आ रहा है, दफा हो जाए यहाँ से, दो कौड़ी के नौकर। मगर वो लड़की रोते हुए पंकज के पीछे चुप गई। कहने लगी कि भैया मुझे से बचा लो, मैं अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी कि ये आया और मुझे अपनी गाड़ी में डालकर ले आया। वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, एक बार स्कार्फ के बगैर अधिराज ने उसका चेहरा देख लिया था और अब उसके पीछे ही पड़ चुका था कि मुझसे दोस्ती करो। मगर उसने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने अधिराज की बेइज्जती कर दी थी, इसलिए वो अब इससे बदला लेने की खातिर इसे घर पकड़ लाया था। पंकज ने जब इस लड़की को अपने पीछे छुपते देखा तो उसने अधिराज को धक्का दिया। कहने लगा कि खबरदार, इसे हाथ भी लगाया तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह अधिराज और पंकज के बीच हाथापाई शुरू हो चुकी थी। तभी अधिराज ने अपने जेब से पिस्तौल निकाल ली। वो पिस्तौल उसने पंकज पर तान दी। कहने लगा कि चुपचाप इस लड़की को मेरी तरफ आने दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। पंकज ने मौका पाते ही फौरन वो पिस्तौल उसके हाथ से गिराई और उससे गर्दन से दबोचकर उस लड़की से कहने लगा कि भाग जाओ यहाँ से। अधिराज पंकज के मुंह पर एक के बाद एक कई थप्पड़ उसके मुक्के मार रहा था, जिससे पंकज की नाक से खून बहना शुरू हो गया। पिस्तौल नीचे गिरी तो उस लड़की ने रोते हुए पिस्तौल उठाई और फिर गोली चला दी। गोली का चलना था कि अधिराज फर्श पर गिर गया। गोली सीधा उसके सर में लगी थी। वो मौके पर ही मर चुका था। शोर की आवाज सुनकर सारे नौकर और उस घर की मालकिन जो कि सो रही थी, उसने भी उठकर नीचे आकर देखा तो फर्श खून से लथपथ था। उसका बेटा मौत के घाट उतर चुका था, जबकि वो लड़की वहां से डरकर भाग चुकी थी। पंकज का इरादा इसे मारने का न था। जब चौधराइन और बाकी नौकरों ने सारा दृश्य देखा तो सारा इल्जाम पंकज पर लग गया। पुलिस को बुलवाया गया। चौधरी ने पंकज को बहुत मारा था। जब ये बात मधुमती को पता चली तो वो अपना सर पीट कर रह गई चुकी थी, क्योंकि रात रोते हुए चौधरी के घर आई और रोने लगी, हाथ जोड़ने की लगी कि मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया। पंकज भी बौखला चुका था। वो कहना चाहता था कि उस लड़की ने अधिराज को मारा है, मगर वो लड़की तो वहां से मौका पाकर भाग चुकी थी। चौधरी ने तो ये कह दिया था कि मैं अपने बेटे की जान का बदला लेकर रहूंगा, मैं तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकता हुआ देखना चाहता हूँ। पंकज को पुलिस पकड़कर ले जा चुकी थी, जबकि मधुमती बूढ़ी माँ पुलिस की गाड़ी के पीछे भागती गिरती पड़ती थाने तक पहुंची थी। रोते हुए पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ दिए कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसने कोई कत्ल नहीं किया। पंकज ने भी अपनी माँ को सब कुछ सच बता दिया था, मगर कोई भी मानने को तैयार न था। चौधरी ने सख्ती से कहा था कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। बार बार मधुमती पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। पुलिस वाला उससे कहने लगा कि अगर अपने बेटे को छुड़वाना चाहती हो तो 10 लाख रुपए एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे ला कर दो, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। जाहिर सी बात थी, मधुमती जैसी औरत तो अपना सब कुछ बेच देती, फिर भी उसे 10 लाख नहीं मिलने थे। इसके बावजूद मधुमती ने हार नहीं मानी। वो कई लोगों के घर के दरवाजे खटखटाती रही, रिश्तेदारों के यहाँ अपने सारे गहने और घर तक बेच दिया, मगर 10 लाख जैसी इतनी बड़ी रकम उसके पास जमा नहीं हुई थी। वो भगवान के सामने फूट फूट कर रोने लगी कि मेरे बच्चे की जान बच जाए, मेरे बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं, वो तो एक लड़की की इज्जत बचा रहा था। फिर उसकी सुनवाई हुई और फिर ये फैसला सुनाया गया कि पंकज को फांसी दी जाएगी। फांसी की खबर सुनकर कोर्ट में ही बैठी पंकज की माँ बेहोश हो चुकी थी। होश आया तो रो रो कर कहने लगी कि ये नाइंसाफी नहीं हो सकती, मेरा बच्चा बेकसूर है, इसने कोई कत्ल नहीं किया। एक हफ्ते बाद पंकज की फांसी थी। उसने तो अपनी माँ के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, मगर उसकी जिंदगी में तो शायद अपनी माँ को मुस्कुराना देखना लिखा ही नहीं था। उस रात बेबस होकर वो बहुत रोया। अगले दिन उसकी फांसी थी। जैसे ही उसे फांसी के तख्त के तरफ ले जाया जाने लगा कि अचानक एक तरफ से शोर उठा। एक लड़की भागते हुए वहां पर आई। उसके साथ उसका बाप और भाई भी थे। मधुमती तो मुस्तकिल भगवान के सामने बैठी रो रो कर किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थी कि बस उसका बच्चा बच जाए।
उसका तो सब कुछ उसका बेटा ही था। पति के बाद अगर बेटे को भी उसने खो दिया तो वो तो यही यही आत्महत्या कर लेगी। वो रो रो कर बस प्रार्थनाएं किए जा रही थी कि जब वो लड़की वहां पर पहुंची तो उसने फांसी रुकवा दी थी। कहने लगी कि वो कत्ल पंकज ने नहीं बल्कि मैंने किया है। केस का तो रुख ही बदल चुका था। दोबारा से अदालत लगाई गई, सबके बयान लिए गए। चौधरी के सारे मुलजिम जो चश्मदीद गवाह थे मगर चुप खड़े रहे थे, अब सभी बोल उठे थे। कहने लगे कि अधिराज साहब इस लड़की को लेकर आए थे और गोली भी इस लड़की ने ही चलाई थी। पंकज साहब तो इस लड़की की सुरक्षा कर रहे थे और लड़की ने भी अपनी सुरक्षा में ही गोली चलाकर उसका कत्ल किया। सेल्फ डिफेंस में अगर अपनी इज्जत बचाने की खातिर कत्ल किया जाए तो इस पर कोई सजा नहीं होती। चौधरी और उसकी पत्नी भी कुछ नहीं कर सके। ऐन मौके पर पंकज की फांसी रुक चुकी थी, वो बरी हो चुका था, जबकि वो लड़की भी कुछ मामलात के बाद रिहा कर दी गई। मधुमती अपने बच्चों को अपने सामने सही सलामत देखकर खुश हो गई, अपने बेटे का माथा चूमा और उसे अपने साथ घर ले आई। इसके बाद दोनों ने ही चौधरी के यहाँ नौकरी छोड़ दी थी। पंकज पढ़ लिखकर पुलिस में भर्ती हो गया। उसने अपनी माँ का भी अच्छे से इलाज करवाया और फिर एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर ली। जिंदगी में खुशियां लौट आई थीं। सब परीक्षाओं के बाद मधुमती की जिंदगी में आखिर सुकून हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।